नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, आजकल सारे सवाल जो शुरू होते हैं वो इसी बात से शुरू होते हैं कि आएगा कौन, और उसके बाद लोग प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, कौन आएगा उत्तर प्रदेश में? देखो, आएगी तो बीजेपी ही और आएंगे तो योगी जी ही। ये उत्तर प्रदेश का हर माता बहन कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, हर अन्नदाता किसान कह रहा है। इस सब के बाद अब गुंजाइश कि अब तो ईवीएम से मतगणना होनी बाकी है। पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। पर योगी जी, जो कहते हैं क्रिकेट की भाषा में कि स्लॉग ओवर है, एक आखिरी ओवर बाकी है जो कल का चुनाव होना है, और वो पूर्वांचल के काशी बनारस इलाके में कल चुनाव होना है। तो ये आखिरी का स्लॉग ओवर जो है, इसमें पूर्वांचल में लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आपके साथी छोड़कर चले गए, इसलिए बीजेपी दिक्कत में है पूर्वांचल में। तो कल आखिरी चरण में छक्का लगेगा या क्लीन बोल्ड? 349 सीटों पर इलेक्शन हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो स्कोर चल रहा है वह 80% सीटों की तरफ रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। 54 सीटों पर कल चुनाव होना है। ये जितने भी ऐसे लोग थे जो अवसरवादी थे, ये मान करके चलें कि इनमें से सभी लोग हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जनता जनार्दन भी यही चाहती है कि जो सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला है, जो डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के मिला है, इस सरकार निरंतर आगे कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए और इसको समर्थन मिलना चाहिए। तो योगी जी, ये आपने 80% सीटों को कहा कि बीजेपी की तरफ है, ये 80-20 का खेल से आपने शुरू किया था और 80-20 पर आप आज खेल समाप्त कर रहे हैं। ये 80-20 का राज क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के राजनीतिक एजेंडे को, जो परिवारवाद पर आधारित था, वंशवाद पर आधारित था, जातिवाद पर आधारित था, माफियावाद पर आधारित था, क्षेत्रवाद और भाषावाद पर आधारित था, उसे बदल करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और विकास पर केंद्रित किया। आपने पूरे चुनाव के अंदर देखा होगा, हम विकास की बात करते थे, विपक्ष जातिवाद की बात करता था। हम राष्ट्रवाद की बात करते थे, विपक्ष जिन्नावाद की बात करता था। हम लोग नौजवानों के कल्याण की बात करते थे, विपक्ष पाकिस्तान का गुणगान गाता था। उनके पास मुद्दे नहीं थे और वह इस उधेड़ बुन में था कि आखिर किन मुद्दों को उठाएं जिससे अधिक से अधिक लोगों को गुमराह किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है। 80% सीटें भारतीय जनता 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीती, 80% सीटें 2017 में जीती, 80% सीटें 2019 में जीती, और फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य जब प्राप्त होगा तो 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। तो ये है आपके 80-20 का खेल। लोग तो इसका क्या क्या मतलब निकाल रहे थे, आप पर
कम्युनल एजेंडे का वार कर रहे थे, आप 80% सीटों की बात कर रहे थे। क्या लोग आपको जानबूझकर मिसअंडरस्टैंड करते हैं? देखिए, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, वे अपनी बात कहेंगे और मेरे पास जो तथ्य हैं मैं उसके आधार पर, उन तर्कों के आधार पर अपनी बात को रखूंगा। विकास और लोक कल्याण का जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात देखें, गोरखपुर का खाद कारखाना लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, 1990 में बंद हो गया था। आज एक खाद कारखाना प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से फिर से प्रारंभ हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग सपा बसपा की सरकार में बंद हो गया था, उन्हें फिर से चालू किया गया है। यहाँ का चीनी उद्योग एक बार फिर से एक नई गति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, आपने देखा होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, देश का नंबर 1 वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी के बीच का कार्य हो, या फिर हाईवे का एक अच्छा संजाल बिछाने का कार्यक्रम हो, ये सभी पूरी प्रभावी ढंग से लागू हुए हैं। इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदला है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया है। और इसीलिए विकास के इन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का आप देखेंगे, पहले 2 संस्था थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, एक गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और वाराणसी में बीएचयू। आज अगर आप देखेंगे, हर जिला एक मेडिकल कॉलेज बनाने की या तो बन चुका या बनने की ओर अग्रसर है। ये चीज़ें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्यपद्धति को बताता है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अगर आप देखेंगे, 43.5 लाख गरीबों को एक आवास मिलना, 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय का लाभ मिलना, 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के बाद 1,43,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिलना, 1,67,00,000 गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाना। और यही नहीं, 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में महीने में 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध होना, प्रवासी और निवासी कामगार और श्रमिकों को स्किल मैपिंग के माध्यम से उन्हें रोजगार और उनकी जीविका को बचाने का कार्य होना, ये सभी तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, इसलिए वह दूसरे मुद्दों पर चर्चा करती है। हमने विकास और सुशासन के मुद्दे पर चर्चा की है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कहा वो करके दिखाया। फर्टिलाइजर कारखाना इसका उदाहरण है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका उदाहरण है, एम्स गोरखपुर इसका उदाहरण है, एम्स जैसा संस्थान काशी में और कैंसर संस्थान वाराणसी में जी इसका उदाहरण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। योगी जी, आप जहां बैठे हैं आज फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोरखपुर के प्लांट के बाहर बागीचे में, मेरा खुद का बहुत करीबी नाता है इससे, क्योंकि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन में ही मेरे पिताजी ने अपना कार्य शुरू किया था 55-56 1956-57 में। और हमारा बचपन
फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कॉलोनीज़ में गुजरा है मेरा बचपन भी। किस तरह से ये कारखाने बंद हुए थे। मैं बिहार में पली बड़ी, ये गोरखपुर, यहाँ भी आना जाना रहता था और बहुत मायूसी थी। कम से कम फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आज इस कारखाने को चलता देखकर मुझे खुद इस बात की याद आ रही है जो बचपन में हमने देखा था। तो ये तो बड़ी पहल हुई बीजेपी की सरकार की तरफ से कि ये कारखाने दोबारा चल गए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गरीब कल्याण योजना जिसमें राशन लोगों को दिया जाता था, लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव तक था, शायद चुनाव के बाद शायद ये जो गरीब कल्याण योजना है, चुनाव के बाद शायद इसमें राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या आप समझते हैं ये गरीब कल्याण योजना के तहत राशन जो मिल रहा है लोगों को, ये मिलता रहेगा या सिर्फ चुनाव तक का साथ था? देखिए, चुनाव के पहले हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। गरीब कल्याण योजनाएं हमारे लिए वोट पाने का मात्र माध्यम नहीं है, यह हमारे एजेंडे का हिस्सा है। हर गरीब को राशन देना, हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाना, हर नागरिक को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना। और भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद को ही अपना एजेंडा मान करके चली है और उसमें गांव का विकास भी है, गरीब का उत्थान भी है, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी है और उन सभी के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाना भी भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कार्य करेगी। योगी जी, अखिलेश यादव कहते हैं गोरखपुर आप पहुंच चुके हैं, ये आपका आखिरी पड़ाव है और अब आप गोरखपुर में ही रहेंगे, लखनऊ की तरफ का टिकट अब आपका नहीं कटेगा। यानी कि वो बहुत आश्वस्त हैं कि जीत समाजवादी पार्टी की होने वाली है और कुछ लोगों का कहना है वहां लिस्टें भी बन रही हैं कि स्वेरिंग इन सेरेमनी में कौन कौन से मेहमान आएंगे। मैं खुद उनसे कल बनारस में मिली थी तो बहुत ऊर्जा थी और बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जीतने वाले हैं। क्या आप समझते हैं अखिलेश यादव जी की जीत की जो उम्मीद है? देखिए, इसीलिए उन्होंने बोलिए, विदेश भागने का टिकट अपना बुक करा लिया है। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता और विपक्ष के बहुत सारे नेता अभी से विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करा रहे हैं। हम लोग तो यूपी में हैं, गोरखपुर भी यूपी का पार्ट है। मैं लखनऊ में भी हूँ, गोरखपुर में भी हूँ, वाराणसी में भी हूँ, हर जगह पर मैं मौजूद हूँ। योगी जी, डिम्पल यादव जी ने कहा कि आप ये जो वस्त्र पहनते हैं, केसरिया गेरुआ कह लीजिए, ये जो वस्त्र है ये वस्त्र दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जंग लगने का प्रतीक है। उनको आप क्या जवाब दें? देखिए, संगत का असर होता है। जैसे संगत होगी वैसे संस्कार होंगे। दूसरा, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वे लोग संतों का सम्मान करेंगे? कभी नहीं, ये उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। और मुख्तार अंसारी के बेटे खुलेआम भाषण दे रहे हैं, अब्बास अंसारी, और कह रहे हैं कि हमने बात कर ली है और अब किसी भी पुलिस वालों का तबादला नहीं हो जाएगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी 6 महीने लोग यहीं पर रहेंगे ताकि उनसे हिसाब बराबर किया जाए, बदला लिया जाए। ये जो स्टेटमेंट है, जनता जनार्दन उन्हें इस लायक
जनता जनार्दन उन्हें इस लायक छोड़ेगी ही नहीं कि वे बदला लेने लायक रहे। तो योगी जी, आपने कहा कि और आपने चुनाव जब शुरू किया था और आप जब पहली बार लखनऊ आए थे तो आपने कहा था कि 1 रुपया जो सरकार देती है उसमें से 10 पैसे ही पहुंचते हैं गरीब के पास। ये 5 साल के कार्यकाल में जब आपकी सरकार रही है तो ये पैसे कुछ बढ़े हैं? लोगों को 1 रुपए की जगह अब कितना मिलता है? देखिए, आप अगर 1 रुपया शासन भेजता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में जाता है। पिछली सरकारों की ये विफलता थी कि वह जनता को उसका हक नहीं दे पाते थे। योगी जी, एक सवाल जो बहुत बार उठकर आता है सामने वो ये आता है कि इस वक्त चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अगर ये सिर्फ 2 तरफा चुनाव हुआ तो क्या आप समझते हैं कि ये चुनाव मुश्किल होगा? और बीएसपी बहन मायावती जी का क्या रोल रहेगा उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स में, राजनीति में? क्या बीएसपी का अस्तित्व आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी, 20% में बंटवारा होगा। 2019 में आप देखेंगे, 2019 में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, यानी 64 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 10 सीट बहुजन समाज पार्टी ने, 5 सीट समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट कांग्रेस ने पाई थी। और चुनाव कमोबेश उधर ही जा रहा है। तो आपकी अगर मैं बात मान लेती हूं कि आप 300 पार होने वाले हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपकी जीत का क्या रहा? क्या आपकी करिश्माई नेतृत्व या आपका कानून व्यवस्था या गरीब कल्याण योजना, कौन सा कारण रहा? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जिस प्रभावी ढंग से लागू किया है, उसका लाभ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। और अगर बस 2 मिनट के लिए मान लें कि बीजेपी का बहुमत नहीं आता, अगर आप इसको 2 मिनट के लिए मान लें, तो मुद्दा क्या रहा? ये क्या आप डालेंगे? बेरोजगारी या जाति वाली राजनीति, या आप समझते हैं एंटी इनकम्बेंसी? ये मानने का प्रश्न ही नहीं होता है। इसको मानने प्रश्न नहीं होता। मैंने कहा ना, 80% सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो फिर 2 मिनट के लिए क्या, मैं एक क्षण के लिए भी मानने को तैयार नहीं। चलिए, आप एक क्षण भी नहीं मान रहे तो ये बताइए कि जब आप लौट कर आएंगे, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप लौट कर आ रहे हैं, तो आपका पहला क्या बड़ा डिसीजन होगा? क्या पहली चीज करेंगे जब सरकार में आएंगे? पहले 100 दिन का क्या एजेंडा? हमने अपना लोक कल्याण पत्र जारी कर दिया है और लोक कल्याण पत्र के अनुसार एक मुद्दे को प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन योगी जी, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 35-40 सालों से कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा लौट कर आया नहीं है, तो क्या इतिहास बदलने का पूरा ठाना है आपने, या तो हम आ रहे हैं, उसी मिथक को तोड़ने के लिए आ रहे हैं? आपने कई ऐसे जो कहते हैं ना कि कई ऐसी मिसालें रखी हैं। पहले कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आया करता था क्योंकि माना जाता था कि अनलकी है, जो नोएडा आता है वो कभी चुनाव नहीं जीतता। आपने ये सारी जो भ्रम है, सारे मिथक तोड़ दिए हैं आपने। आपको लगता है ये तोड़ पाएंगे? बड़ा चैलेंज है। उसी मिथक को तोड़ने के लिए हम लोग आ रहे हैं और चुनाव में इसी मिथक को तोड़ने के लिए।
मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि अखिलेश यादव अगर आपके सामने एकदम आ जाते हैं एकाएक, तो आप उनसे क्या कहेंगे? जैसे आपसे बात कर रहा हूं ऐसे उनसे बात करूंगा। कभी हुई चुनाव के दौरान आपका आमना सामना हुआ? अक्सर होता है। तो तब भी एक तेवर दोनों के वो गर्मी वाले होते हैं कि आम लोगों की तरह बातचीत होती है? आप लोगों के बुद्धि से परे है ये, आप लोग समझ नहीं पाएंगे उस भाषा को। हम कोशिश करेंगे, आप बताइए तो सही। सारी जनता सुनना चाहती है, जनता को कम बुद्धि वाला मत समझिए। समझने के लिए आपको भी सार्वजनिक जीवन में आना पड़ेगा। नहीं, अब हमें भी समय हो गया, आप बताइए तो सही। पिछली बार अगर आप मिले तो कब मिले और क्या बातचीत हुई? इसलिए हमने कहा जब आप सामने मिलेंगे पता लग जाएगा फिर। तो योगी जी, बहुत से लोग, और ऐसा कहा जाता है बीजेपी में भी एक नर्वसनेस है कि अगर ये दो तरफा चुनाव हुआ और अगर सिर्फ अखिलेश बनाम योगी हुआ तो कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के कि बीजेपी को थोड़ा सा खामियाजा हो सकता है। मगर का कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। तो योगी जी, का कोई गुंजाइश नहीं बची है। एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो योगी जी, ये आप जैसे कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से, तो कल तो विपक्ष कहेगा कि आपने ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है, आपको पहले से ही पता है। वही कॉन्फिडेंस है जो 14 में था, जो 17 में था, जो 19 में था। योगी जी, आप जानते हैं कि आप अगर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के, तो ना सिर्फ विपक्ष के बीच पर अपनी पार्टी में भी आपके सामने प्रतिस्पर्धा होगी। आप इस बात को मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ मुख्यमंत्री बनने न बनने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये भारतीय जनता पार्टी जीतनी है और यहाँ कोई विवाद नहीं है। योगी जी, गर्मी का मौसम आने वाला है और इस चुनाव में बहुत गर्मी की बातें हुई, किसकी गर्मी निकलेगी, किसकी गर्मी कम करी जाएगी। ये सिर्फ चुनाव के दौरान की बातें होती हैं या मन में मलाल रहता है बाद में भी? देखिए, न कोई मलाल है और न आगे किसी प्रकार की कोई बात है। हमने जो कहा है प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के लिए वह देंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के काम करना है तो करेंगे। बुलडोजर बाबा आपको कहा जाता है और बुलडोजर के ऊपर साइकिल लगाकर वाराणसी में जब अखिलेश जी का परसों रोड शो हुआ था तो बुलडोजर के ऊपर लोगों ने साइकिल लगा दिया था। क्या मैसेज दे रहे थे आपको? देखिए, बुलडोजर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रतीक है और माफिया के मन में भय का प्रतीक भी है। और ये बुलडोजर 10 मार्च के बाद फिर अपना काम शुरू करेगा। तो साइकिल आम आदमी का प्रतीक है, साइकिल से आपको इतनी परेशानी क्यों है? हो सकता है आप उनके प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हो, लेकिन मुझे बहुत साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार के रूप में बना रही है और बनाएगी। योगी जी, 54 सीटों पर चुनाव कल। साइकिल की कोई तुलना नहीं हो सकती। नहीं, साइकिल तो मैंने सिर्फ साइकिल कहा, साइकिल सिर्फ समाजवादी पार्टी थोड़ी होती है, साइकिल तो साइकिल होता है। बोला आपको बार बार उसकी याद आ रही, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं देख कर आई कि भीड़ उमड़ रही है और लोग कह भी रहे हैं कि भीड़ उमड़ रही है, तो क्या ये जो अखिलेश यादव के सारे रोड शोज में, रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, अच्छी बात है? तो ये कोई संदेश नहीं है कि ये अच्छी बात है? नहीं, तो अच्छी बात है। ये संदेश नहीं है कि शायद लोगों का रुख उस तरफ हो रहा हो?
देखिए, लोगों का रुख क्या है, ये तो ईवीएम में कैद हो चुका है। जो कुछ बचेगा वो कल 7वें चरण में फाइनल हो जाएगा, और मैंने जो कहा परिणाम उसी रूप में सामने आ रहे हैं। 7 फेजों में चुनाव हुआ। आपको लगता है 7 फेज जब चुनाव के होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट आ जाती है? 6 फेज हो चुके हैं, कल 7वां फेज है, कहीं लोगों में थोड़ी थकावट आती है, नेताओं में थोड़ी थकावट आती है, आप ऐसा समझते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग केवल चुनाव के दौरान ही मेहनत नहीं करते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं। 18 से 20 घंटे का कार्य पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। योगी जी, सबसे सक्सेसफुल फेज बीजेपी के लिए आपके लिए कौन सा रहा, अब से लेकर 6ठे फेज तक? सभी 7 फेज भारतीय जनता पार्टी के सक्सेसफुल हैं और आगे भी सक्सेसफुल रहेंगे। तो योगी जी, आपके जितने सपोर्टर हैं वो नारा देते हैं कि आएंगे तो योगी ही, और सितंबर में हमने जब आपके साथ किया था कॉन्क्लेव में बातचीत, तो आपने कहा था मैं आऊंगा ना। आज भी उतने ही कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं आप कि 10 मार्च को योगी जी आएंगे ही ना? जो मैंने सितंबर में कहा था, चुनाव के दौरान भी वही कहा है और आज भी फिर वही कह रहे हैं। योगी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि ये लोकतंत्र का जो पूरा फेस्टिवल रहा, ये जो त्योहार रहा, ये सबके लिए ऐसे रिजल्ट लाएगा जो देश की जनता के लिए अच्छे रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार। Thank you very much for watching us and this special broadcast with Yogi Adityanath.